हेलो टीचर्स। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटॉमिक मॉडल्स, यानी क्या क्या एटम के मॉडल्स प्रस्तुत हुए। स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज तो कर ली, लेकिन हमें ये जानना था कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ प्रोटॉन होते हैं और कहाँ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए। तो ऐसा ही पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जिसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं या थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हिंदी की किताबों में लिखा होता है। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल हम पढ़ते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? अब देखिए, थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली तो सबसे पहला सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ उपस्थित होता है ये थॉमसन का परमाणु मॉडल में। तो इन्होंने एक पहला मॉडल दिया जिसे कहते हैं हम थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने उस मॉडल में क्या बताया कि जैसे एक तरबूज होता है ना, उसमें एक लाल भाग होता है तरबूज में, और लाल भाग के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं। बीज आपने देखा होगा, बहुत सारे बीज होते हैं, रेड कलर के होते हैं, लेकिन हमारा जो ये मार्कर है ये ब्लू कलर का है, तो आप इनको ही बीज समझिए। इस तरीके से होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरबूज के अंदर लाल भाग होता है और उसके बीच बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, बीज। इन बीजों को आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, और इस लाल भाग को, जो लाल भाग है, रेड पार्ट है, इस लाल भाग को हम कह दें कौन, धनात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। इस लाल भाग को हम धनात्मक आवेश बोलें, और इस जो चारों तरफ ये बीज जो बिखरे हुए हैं, ये जो बीज हैं, इन बीजों को हम बोलें क्या, इन बीजों को हम बोल दें ऋण आवेश। क्या? ऋण आवेश, ऋणावेश कह दें। और ऋणावेश कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, तो ऋणावेशित कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बताने की कोशिश की। तो इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ थॉमसन भी कहते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार हम अगर किसी तरबूज को लें, तरबूज एक एग्जाम्पल है, कोई भी नहीं है, कोई केक भी हो सकता है, तो ये तरबूज के अंदर जो लाल भाग है उसको तो हम मान लें धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज, और ये ऋणावेश मान लें उसके बीजों को, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार कहना ये था कि जिस तरीके से तरबूज के अंदर उसके बीज रेड पार्ट में धसे होते हैं, उसी प्रकार से किसी भी परमाणु के अंदर, परमाणु में धनावेश के अंदर ऋणावेश धसा हुआ होता है। ये बात कहनी थी किसकी? थॉमसन की। थॉमसन ने इस मॉडल से ये समझाने की कोशिश की थी। बात समझ में आ गई? धनावेश में कौन धसा होता है? ऋणावेश। जिस तरीके से तरबूज में कौन, लाल भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी बीज धसे होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये कहना था किनका? थॉमसन का। तो क्या क्या पोस्टुलेट निकले? तो और इन्होंने माना कि ये जो धनावेश का जो परिमाण है ना, धनावेश का जो परिमाण है यानी वैल्यू,
हमेशा ऋणावेश के बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम के अंदर ना तो धनावेश ज़्यादा होता ना ही ऋणावेश ज़्यादा होता, दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी वैद्युत रूप से क्या है, उदासीन। ना तो उस पर धनावेश है ना ही उस पर ऋणावेश है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये कहना था थॉमसन का। तो ये आज तक है और इसका एडवांटेज भी यही है, महत्व भी इस थॉमसन मॉडल का यही कि परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और पहला ये कि धनावेश के अंदर कौन, ऋणावेश धंसा हुआ होता है, ये पोस्टुलेट उसका था। ठीक है, तो ये मॉडल किसने दिया, थॉमसन ने। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल था। अब इसके बाद थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल दिया, जिसे कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वो मॉडल कहाँ से निकला था, ये बात हम बताते हैं रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसे रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग। तो ये क्या था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग है, यहाँ से निकला था ये रदरफोर्ड का मॉडल। ये क्या था मॉडल, आप इसको समझ सकते हैं। रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे थॉमसन ने बोला है कि एटम के अंदर चारों तरफ फैला होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज धंसा हुआ होता है, क्या ये बात सही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ और इसमें ये नेगेटिव चार्ज धंसा हुआ है, जैसे तरबूज में उसके बीज धंसे होते हैं। इस बात को जांचने के लिए रदरफोर्ड ने, उस समय साइंटिस्ट की बहुत बड़ी होड़ लगी हुई थी एक दूसरे को सही या गलत साबित करने में, सभी अपना नाम कमाना चाहते थे। तो रदरफोर्ड ने उसके लिए एक धातु ली, कोई भी धातु जो पतली से पतली जिसकी परत बन सकती है, पतली से पतली पन्नी बन सकती है, फॉइल बन सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल यानी तन्य और मेलेबल आघात वर्धनीय, यानी जिसको आघात वर्धनीय उसे कोई कहते हैं जिसको पीट कर चौड़ा किया जा सके। जैसे हम एक गेट बना देते हैं, गाड़ी बना देते हैं, गाड़ियों की सीट बना देते हैं, एक चौड़ी चादर बना देते हैं किसी भी धातु की पीट करके, तो वो है आघात वर्धनीय। और तन्य एक तार के रूप में उसे खींच देते हैं, वो तन्यता है, यानी डक्टिलिटी, डक्टाइल। तो कोई भी धातु जिसको खींच करके बड़ा किया जा सकते, लंबा खींचा तार के रूप में, वो उसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है, यानी डक्टाइल, तन्यता हिंदी में बोलेंगे। और जिसको पीट करके फैलाया जा सके उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल और आघात वर्धनीय धातु है आपकी, मैं आपको बता दूं, वो है सोना। सोना यानी गोल्ड। गोल्ड सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु है और डक्टाइल भी है। ऐसा मानते हैं कि गोल्ड की एक पतली सी पन्नी को, ये पतली सी पत्ती को, यानी 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2100 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। यू वॉन्ट टू बिलीव, 2100 मीटर मतलब 2 किलोमीटर 100 मीटर, यानी 2 किलोमीटर और 100 मीटर हो गया। तो उन्होंने धातु की पतली फॉइल लेने के लिए गोल्ड का क्यों इस्तेमाल किया था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल है, यानी आघात वर्धनीय और तन्य है। तो गोल्ड की एक परत ले ली और इसको, इस पन्नी को उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में रखा। फोटोग्राफिक प्लेट इसलिए ली जिससे वो ऑब्जर्वेशन को देख सकें, वो देख सकें हो क्या रहा है। ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, इससे कोई चीज़ टकराएंगी, यानी प्रतिदीप्त पदार्थ है, अगर कोई चीज़ टकराएगी तो इस पे क्या होगा, उजाला होगा, ब्राइटनेस होगी। इसलिए उन्होंने इस धातु में, इसको फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में इस धातु को रख दिया। बात क्लियर।
और सामने एक अल्फा किरणों का सोर्स ले लिया। अल्फा किरणों का सोर्स क्या लिया होगा? अल्फा किरणें तो हम हीलियम एटम को कहते हैं। कोई हीलियम एटम का सोर्स ले लिया जहाँ से हीलियम एटम निकल सकें, जहाँ से हीलियम एटम निकल सकें। बीच में स्लिट लगा दी। स्लिट क्यों? कि जिससे सीधे सीधे जा सके। कोई सैनिक भी होता है तो वो कोई ना कोई ऐसी पोजीशन लेता है जिससे सीधी सीधी निशाना लगा सके। तो स्लिट ले ली बीच में। यहाँ से अल्फा किरणों का जो सोर्स है, ये स्रोत है, सोर्स ऑफ अल्फा किरण। तो अल्फा किरणों का ये सोर्स है। यहाँ से अल्फा किरणें निकलेंगी और वहाँ टकराएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा किरणें, ये अल्फा किरणें ही क्यों ली? उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अल्फा किरणें होती हैं पॉजिटिव चार्ज वाली, उन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी अल्फा किरणें जस्ट लाइक होती हैं जैसे हीलियम एटम होता है, इनको हीलियम एटम मानते हैं। अब इनके पास 2 प्रोटॉन हैं, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को कहते हैं। तो 2 इकाई यानी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और थॉमसन पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर चारों तरफ फैला होता है। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज टकराए तो ये क्या होगा? उनके बीच में रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल होगा और टकरा करके ये किरणें वापस आएंगी। ये देखने के लिए उन्होंने ये लिया। यहाँ से किरणें निकलती हैं। ज़्यादातर किरणें क्या होता है कि वो सीधी निकल जाती हैं, सीधी रेखा में, बिना किसी विचलन के, ज़्यादातर किरणें। अब ये देखकर वो बहुत चौंक गए। कौन? रदरफोर्ड। अगर सारी किरणें सीधी निकल रही हैं इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अरे ये भी पॉजिटिव चार्ज वाली हैं और पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला होता है, थॉमसन बता चुके हैं। जब थॉमसन बता चुके हैं कि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला होता है और कोई भी किरण इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, उसका विचलन नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें कहीं भी पॉजिटिव चार्ज उपस्थित नहीं है। ठीक है। लेकिन 20,000 किरणों में से जब उन्होंने देखा बहुत सारी किरणें पास हो रही हैं, कुछ किरणें 20,000 में से लगभग 1 गई और वापस आई, टकरा करके क्या आ गई? वापस। और कुछ किरणें छोटे से डिफ्लेक्शन पर डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ये किरण गई होगी और यहाँ पर ये फॉइल है और फॉइल से टकराई और छोटा सा डिफ्लेक्शन इसने दिखा दिया। यहाँ से इसने छोटा सा दिखा दिया। कुछ किरणों ने छोटा छोटा डिफ्लेक्शन दिखाया स्मॉल एंगल पर। स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन दिखाया तो इस पर उसने 3 कंक्लूजन निकाले। जब ज़्यादातर किरणें सीधी सीधी निकल गई हैं तो एटम के अंदर क्या है? ज़्यादातर स्पेस क्या है? एम्प्टी, खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर स्थान क्या है? खाली। ज़्यादातर स्थान परमाणु के अंदर क्या है? खाली है। एक तो ये निष्कर्ष निकला। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष निकला कि स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाया है। स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाया तो जरूर किसी न किसी चीज़ से वो टकराए हैं, जरूर किसी न किसी चीज़ से वो टकराए, यानी कुछ तो इसके अंदर प्रेजेंट है। और कुछ किरणें सीधी गईं और टकरा करके वापस आ गईं। इसका मतलब वो किसी हैवी मटेरियल से टकराई हैं, यानी हैवी पॉजिटिव चार्ज से टकराई हैं और बिल्कुल सीधे टकराई हैं उसके सेंटर पर, ये वापस आई हैं। तो इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर एक छोटा सा स्पेस वो है जिसमें उसका सारा पॉजिटिव चार्ज केंद्रित है और जिससे टकराने पर किरणें सीधी वापस 180 डिग्री पर वापस आ जाती हैं। उस स्थान को बोला उसने न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर एक स्पेस है जहां उसका सारा पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। वह स्थान जहां
सारा धनावेश उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक तो नहीं बोलेंगे, केंद्रक तो बायोलॉजी में नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। The space present within the atom in which all the positive charge is present is called nucleus। तो बात क्लियर हुई होगी। तो सारा पॉजिटिव चार्ज और वहीं से ये 180 डिग्री का जो डिफ्लेक्शन है, किरणें गई हैं और उसी एंगल पर वापस आ गई हैं, वहीं से ये बना है। तो इसी स्थान को नाभिक बोला गया। इस तरीके से नाभिक की खोज रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हो गई। अब मॉडल देना बाकी था, यहाँ से थॉमसन फेल हो गए। थॉमसन ने कहा था कि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो धंसा हुआ होता है, जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके बीज धंसे होते हैं लाल भाग के अंदर। अगर ऐसा होता तो इससे अल्फा किरणें टकराती और वापस ही आ जाती, यानी 180 डिग्री पर सारे में डिफ्लेक्शन दिखता। लेकिन डिफ्लेक्शन सारे में नहीं दिखा, डिफ्लेक्शन केवल एक पर्टिकुलर स्पेस से दिखा। किनारे से कुछ डिफ्लेक्ट हुई और जो सेंटर से टकरा गई वो 180 डिग्री पर वापस हो गई। तो इससे क्या पता चला? जो थॉमसन का मॉडल है कि चारों तरफ धनावेश बिखरा होता है, वो फेल हो गया। रदरफोर्ड ने फिर अपना मॉडल दिया। वो क्या मॉडल दिया रदरफोर्ड ने? उसके कुछ पॉस्टुलेट हैं और यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई कि न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज हो गई। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का स्थान मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस साइंटिस्ट ने या किस प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज हुई? तो वो है एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या एल्फा किरणें प्रकीर्णन प्रयोग। किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है, मॉडल के क्या क्या पॉस्टुलेट्स उसने दिए। पॉस्टुलेट मतलब कथन। पहला कथन उसने दिया जब उससे पूछा गया कि चलो नाभिक की खोज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने बता दिया, आप बताइए कि कहाँ ये कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो उसने कहा कि जैसे सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, सूर्य, और ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, उसी तरह एटम के अंदर पॉजिटिव स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ये कहना था किसका? रदरफोर्ड का। उसी तरीके से घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं और कक्षा को कहते हैं ऑर्बिट। कक्षा को इंग्लिश में क्या बोला उसने? ऑर्बिट। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बात पहले पॉस्टुलेट में उसने कही। दूसरा पॉस्टुलेट ये था कि नाभिक यानी परमाणु में एक ऐसा स्थान है जहाँ संपूर्ण धनावेश उसका उपस्थित होता है, उसको कहते हैं हम नाभिक। दूसरा पॉस्टुलेट उसका ये था। तीसरा था जो इलेक्ट्रॉन है और धनावेशित नाभिक है उनके बीच में वैद्युत स्थैतिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। वैद्युत स्थैतिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या इनको कोलम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं, यानी कूलाम्ब बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इलेक्ट्रॉन और धनावेशित नाभिक के बीच प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन कथन किसने दिए? ये तीन कथन दिए रदरफोर्ड ने। फिर भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी।
कुछ कमियां थीं। वो कमियां क्या थीं? वो कमियां थीं कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता सका कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है। अगर नाभिक के कोई चीज़ घूम रही है गोल गोल, तो उसके लिए कहाँ से ऊर्जा मिल रही है। तो ये ऊर्जा बताने में बिल्कुल असक्षम रहे, बिल्कुल फेल हो गए रदरफोर्ड। तो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? अगर ऊर्जा, क्योंकि एक मैक्सवेल का जो क्लासिकल फिजिक्स का एक पोस्टुलेट है, एक रूल है, एक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। अब उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा, यानी वो एक्सेलरेशन में है, इन त्वरण में है। त्वरण का मतलब है कि लगातार गतिमान होना, लगातार अपने वेग को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, वेलोसिटी को बढ़ाना। अगर हम कोई गोल गोल चीज़ घुमाएंगे तो उसको लगातार हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई एक्सेलरेशन में है, कोई भी चार्ज बॉडी जिसके पास चार्ज हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उससे क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन निकलेगा, उससे रेडिएशन निकलेगा। और किस फॉर्म में निकलेगा? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में निकलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलरली जनरेट करेगा जब वो एक्सेलरेशन में होगा, कोई भी चार्ज बॉडीज, या नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर, और लगातार एक्सेलरेशन में है, लगातार एक्सेलरेशन में, लगातार त्वरण में है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी एनर्जी जनरेट करेगा। यहाँ आप समझिए कि ऊर्जा लगातार उससे निकलती रहेगी। जब ऊर्जा निकलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो संपूर्ण ऊर्जा को खो देगा, और ऊर्जा को खोने के बाद में वो क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला तो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा खो चुकी है, लॉस कर चुका है। तो ये पॉजिटिव जो नाभिक है, पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल वे में किससे टकरा जाएगा? नाभिक से टकरा जाएगा जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, यानी नाभिक उसको खींच लेगा। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में, और जबकि हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, एक स्टेबल चीज़ है, ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड यहाँ एनर्जी और किसी भी एटम की स्टेबिलिटी बताने में बिल्कुल फेल हो गए थे। तो ये मॉडल था। अब इसके जो ड्रॉबैक्स भी हो गए, अब एक नया मॉडल आएगा, बोर एटॉमिक मॉडल, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आप ज्ञान माया एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको सजेस्ट करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञान माया एकेडमी का, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसको सजेस्ट करिए। थैंक यू।